यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस बी का यूज हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन में भी कर सकते हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन में भी करेंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं तो हम लोग बाहर से एंटीबॉडी बना के पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती है। 3 to 6 मंथ में वो वैक्सीन बॉडी से क्लियर हो जाती हैं एंटीबॉडीज। इसलिए अगर किसी को हमें लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देनी है तो हमको आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, या एक्टिव इम्यूनिटी जिससे मिले उस वैक्सीन को देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पढ़ेंगे, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में पहली बात लिख लेते हैं, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। ये कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन या कॉम्पोनेंट वैक्सीन में आएगा, कि जिसमें वायरस का कोई कॉम्पोनेंट हम लोग एंटर कर देते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और पेशेंट हेपेटाइटिस बी से इम्यून हो जाता है ना। लिख लेते हैं, द करेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन is a highly purified vaccine produced by recombinant DNA technique, in yeast species, in yeast मतलब फंजाई, इन ईस्ट स्पीसीज मतलब इसको हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी से फंजाई में बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस करके लगा देते हैं। यहाँ पे एडजुएंट क्या होता है? एडजुएंट मैंने बताया था, जो इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब जब हम लोग वैक्सीन देते हैं तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को जो चीज बढ़ा देती है उसको हम लोग एडजुएंट कहते हैं। यहाँ पे भी एडजुएंट आपके एल्यूमिनियम साल्ट्स होते हैं, एक दिन हमने देखा था। एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक्ट्स लाइक एडजुएंट, लिख लेते हैं एडजुएंट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एडजुएंट होते हैं दे इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी, दे इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ वैक्सीन्स, मतलब ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जो कि हमारा एम है, ताकि इंसान उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए इम्यून हो जाए। अब देखिए हेपेटाइटिस बी, मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ तो कैसे प्रेजेंट कर सकता है। मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी करा सकता है। हम लोगों ने हेपेटाइटिस पढ़ा भी है, मतलब फल्मिनेंट लिवर फेलियर तक जा सकता है, या क्रॉनिक हेपेटाइटिस करा सकता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस करा सकता है, या ये इंसान बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो सकता है ये कैरियर हो लाइफ लॉन्ग, ठीक है, या सिरोसिस करा सकता है। लिख लेते हैं सिरोसिस, लिवर सिरोसिस आप लोग जानते हो, तो ये सिरोसिस भी करा सकता है। इसके अलावा लिवर कैंसर करा सकता है, जिसको आप कहते हो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, HCC, लिवर कैंसर। ये देखा गया है कि जिसको जितनी जल्दी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, आगे चल के उसमें लिवर कैंसर होने का चांस ज्यादा रहेगा। मान लीजिए किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है, उसके थ्रू बेबी को हेपेटाइटिस बी हो गया, इसका मतलब इससे अर्ली इन्फेक्शन कभी हो नहीं सकता है, तो इस बेबी को आगे चल के क्रॉनिक लिवर डिसीज या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के बहुत ज्यादा चांस है। इसकी वजह से इसका मतलब है जो न्यू बॉर्न है उसका एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो उसको वैक्सीन दोगे तो 4 से 6 हफ्ते एंटीबॉडी बनने में लग जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, उसी समय आप उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दीजिए। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और कब हम लोग कुछ केसेस में पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ केयर वर्कर हो, आप किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो और किसी हेपेटाइटिस बी इंसान का ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसकी सिरिंज आपको भी चुभ गई, इसका मतलब आप हेपेटाइटिस बी से एक्सपोज हो गए हो। मान लीजिए आप गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कोई लेडी आई, आपको जल्दी जल्दी डिलीवरी अटेंड करनी पड़ गई,
तो डिलीवरी अटेंड करते समय मान लीजिए आपके ब्लड हाथ पे ब्लड स्पिल हो गया, बाद में पता चला हेपेटाइटिस बी थी, इसका मतलब आप एक्सपोज हो चुके हो, अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग होलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसको कितना देते हैं अमाउंट। अमाउंट हम लोग देते हैं 0.5 ml इन चिल्ड्रन, डबल डोज इन एडल्ट्स मतलब 1 ml, डबल डोज दैट इज 1.0 ml इन एडल्ट्स, मतलब जो लोग 20 प्लस होंगे उनको हम लोग ग्रेटर देन 19 ईयर्स से बड़े लोग होंगे तो उसको हम लोग डबल डोज देंगे। अब देखिए ये एक तरह से किल्ड वैक्सीन जैसा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं इनोकुलेट किया है एटेन्यूएट करके, तो इसको हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को भी देंगे। आप लोग जानते हो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन और ज्यादा लग सकते हैं, तो अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसको हम लोग डबल डोज में देंगे। बच्चा भी, एडल्ट होगा तब तो आप 1 ml लगाओगे, जैसे हमको आपको लगना है तो 3 डोज लगेगा 0-1-6 मंथ पे, लेकिन डोज आपकी 0.5 ml नहीं रहेगी, 1 ml रहेगी। लेकिन अगर चाइल्ड भी है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड देन गिव डबल डोज। डबल डोज का मतलब दैट इज 1 ml। देख लेते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया या मान लीजिए कोई पेशेंट डायलिसिस वगैरह पे हो, है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, पेशेंट ऑन डायलिसिस या ब्लड कैंसर, हम लोगों ने देख लिया था ल्यूकीमिया लिम्फोमा में, या जैसे मान लीजिए एड्स हो गया, है ना, इन पेशेंट्स को हम लोगों को डबल डोज में देना है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो आपकी नॉन लाइव वैक्सीन है, 0.5 ml हमें देना है और कुछ कंडीशंस में हम इसकी डबल डोज देंगे। हेपेटाइटिस बी होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को ये प्रिवेंट करेगा होने से। एक रिक्वायर्ड टाइटर होना चाहिए बॉडी में, एंटीबॉडी का लेवल होना चाहिए, तभी प्रिवेंशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हम लोगों को एवरी 5 ईयर हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन रिपीट होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ बूस्टर डोज। अगर मान लीजिए हम लोग नॉन हेल्थ केयर वर्कर हैं, हेल्दी हैं, तो केवल बर्थ पे ही लगना है। यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में शेड्यूल, नॉर्मली गिवन एट बर्थ, देन एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। नो बूस्टर इज रिक्वायर्ड, नो बूस्टर इज यूजुअली रिक्वायर्ड। आप लोगों ने देखा भी होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जब तक 3.5 महीने का नहीं हो जाता तब तक काफी सारी वैक्सीन लगती हैं, और मैंने पेंटावैक बताया था। पेंटावैक में मैंने कहा था डीपीटी के अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी और हेपेटाइटिस बी भी इनोकुलेट उसमें एडेड रहता है। इसी टाइप से इजी 6 बताया था, उसमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी होता है। उन सब चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। इसको कह सकते हैं हम लोग 1.5 मंथ पे, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2.5 मंथ, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 3.5 मंथ। ये जो बर्थ पे डोज दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, अगर ये मिस भी हो गया और कोई पेशेंट इतना इम्यूनाइज्ड है तो इसका मतलब वो कंप्लीट है, ये कंपल्सरी है, ठीक है, और ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी लगा और मदर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर मदर का इम्यून स्टेटस पता नहीं होता है, तो ये शेड्यूल में हम लोगों ने इनोकुलेट कर दिया है कि लगना चाहिए बर्थ पे भी। इतनी चीजें हो गई। अब देख लीजिए जो 0.5 ml लगता है इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम लिख लेते हैं। इसका जो अमाउंट होता है 0.5 ml का, ये करीब 10 माइक्रोग्राम यहाँ पे हम लोग एंटीजन इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, एंटीजेनिक कंपोनेंट 10 माइक्रोग्राम ऑफ एंटीजेनिक कंपोनेंट। अभी हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे तो यहाँ माइक्रोग्राम का भी रिलेशन होगा।
अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को इम्यूनाइजेशन हो गया हो, लग तो ये लाइफ लॉन्ग सकती है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि उसको जो इम्यूनाइजेशन हुआ है उससे एंटीबॉडी बॉडी में नॉर्मली बनी है कि उस लेवल तक नहीं बनी है कि इसको इम्यूनिटी मिली हो। हम लोगों ने पहले दिन भी बात की थी, वैक्सीनेशन का मतलब है सिंपली वैक्सीन लगा देना। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि एडिक्वेट एंटीबॉडी बॉडी में बन गई हो ताकि वो उस डिसीज से इम्यून हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीबॉडी टाइटर of greater than 10 micro international unit per ml is considered protective। क्योंकि लाइफ लॉन्ग लग सकती है, अगर किसी का टाइटर इससे कम है उसमें हेपेटाइटिस बी रिपीट करना पड़ सकता है या किया जा सकता है। लिख लीजिए बिकॉज दिस वैक्सीन कैन बी गिवन lifelong, therefore if antibody titer comes out to be below 10 micro international unit per ml, then this vaccine should be repeated. Then this vaccine should be repeated. रिपीटेड कौन से लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं? जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। लिख लीजिए पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स, है ना। जैसे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, तो इन सबको टाइटर अपने चेक करा लेने चाहिए आइडियली। अगर इससे ज्यादा है तो वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर इससे कम है तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए दोबारा। और अगर आप ये टाइटर नहीं करा सकते हैं, ये कॉस्टली है या वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो आपको एवरी 5 ईयर इस वैक्सीन को ले लेना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको कितने अमाउंट में देते हैं और क्या कहते हैं, इसका शेड्यूल क्या है, जो नॉर्मल है, बूस्टर की जरूरत है कि नहीं है, एंटीबॉडी टाइटर का कितना रेलेवेंस है, कितना होना चाहिए। अब देख लीजिए हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी, स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी। पहली चीज है पेरेंटल रूट से। मान लीजिए किसी का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया, पेरेंटल रूट, दैट इज एग्जाम्पल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सही से स्क्रीनिंग नहीं हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड से फैल गया। दूसरा क्या हो गया? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तीसरा क्या हो सकता है आपका? किसी से इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, इंटीमेट या क्लोज कॉन्टेक्ट्स। सिक्रीशन से भी फैल सकता है, कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, मदर टू बेबी। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब मदर से बेबी, वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बेबी में। अब देखिए यहाँ सब अगर मान लीजिए कोई एक्सपोज हो गया है कोई इंसान, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं कि हाँ भाई, उसको हेपेटाइटिस बी का उससे सामना हो गया है, अब उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो देंगे ही, पैसिवली उसको एंटीबॉडीज भी देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोजर हो गया ऐसे इंसान का, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, है ना। तो इन कंडीशंस में हम लोग एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करेंगे। यही चीज आपका मदर और बेबी के लिए भी अप्लाई होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग मान लीजिए किसी को निडिल प्रिक हो गया, निडिल प्रिक, है ना। किसी पेशेंट का आप इलाज कर रहे हो और उसके ब्लड से कंटामिनेटेड कोई निडिल थी और वो आपको भी प्रिक हो गई। इतनी चीजें आप देख लियो। अब देख लेते हैं हम लोग मदर टू चाइल्ड
मदर टू चाइल्ड प्रोटेक्शन in case mother is hepatitis B positive. हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि बच्चे को हम किसी तरह से बचा पाए। तो नॉर्मल शेड्यूल आपने ऊपर देख लिया था, अभी समराइज कर दिया जाएगा कि पहली डोज बर्थ पे देनी होती है। ठीक है, अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो जरूरी है कि पहली डोज आप उसको बर्थ पे ही दे दीजिए, लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। अब बच्चे को आप वैक्सीन दे रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एंटीबॉडी बनाने में, तो इससे अच्छा है वैक्सीन तो आप दीजिए, लेकिन उसके साथ उसको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज मतलब पैसिवली भी इम्यूनाइज कर दीजिए। लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोवाइड बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। प्रोवाइड बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी तो आप वैक्सीन देके कर लोगे, पैसिव इम्यूनिटी आप इम्यूनोग्लोबुलिन देके कर लोगे। लिख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के लिए आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे दिया, जिसमें आपने एंटीजन डाला है, और पैसिव इम्यूनिटी के लिए आपने इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। इसको हम लोग आईजी नाम से इम्यूनोग्लोबुलिन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेपेटाइटिस का अगेंस्ट है, तो इसका जो मार्केट नेम आता है वो हेप्टाग्लोब नाम से आता है, हेप्टाग्लोब। चलिए, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं दे दोगे। अगर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप कवर कर रहे हो, मान लीजिए ये बेबी का लेग है, ये बेबी का लेग है, तो हम लोग कहते हैं कि इस वैक्सीन को लगाओ कहाँ, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो अगर देखिए आपने यहीं पे वैक्सीन दे दिया एक ही जगह, वहीं पे आपने एंटीबॉडी दे दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दोनों चीज को आपको एक जगह नहीं देना है। लिख लीजिए, ड्यू टू एंटीजन मतलब वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की, एंड एंटीबॉडी रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, vaccine and immunoglobulin are not given at same site। जैसे मान लीजिए अगर आपने हेप्टाग्लोब पैर में लगाया है, तो IVIG आप हाथ में लगा दीजिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना कर दें, क्योंकि एक एंटीजन है एक एंटीबॉडी है, बॉडी में एंटीबॉडी बनने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम बाहर से एंटीबॉडी दे दे रहे हैं कि अगर बेबी को हेपेटाइटिस बी का वायरस बेबी के पास हो तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ना कि उस वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। देयरफॉर वैक्सीन एंड हेप्टाग्लोब मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन are given at different sites इंट्रामस्कुलर, दोनों इंट्रामस्कुलर ही लगाने हैं। अब जो गाइडलाइन कहती है अगर कोई मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो आप उसको दोनों लगा दीजिए, हेप्टाग्लोब भी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी। लेकिन हेप्टाग्लोब बहुत ही महंगा आता है, 0.5 ml जिसमें 100 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, वो 5000 से ज्यादा का आता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी कुछ अलग गाइडलाइंस आई हैं। आइए देख लेते हैं गाइडलाइंस। पहली चीज देख लेते हैं, फर्स्ट,
आप इनको हेप्टा ग्लोब मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दीजिए। 100 इंटरनेशनल यूनिट 0.5 ml की आपकी अवेलेबल होता है इंट्रा मस्कुलर। इसके अलावा दूसरा आप क्या कर देंगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लेंगे, इसको आप लगा देंगे 0.5 ml इंट्रा मस्कुलर। ये विद इन 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी, विद इन 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी। लेकिन ऐसा देखा गया है इंडिया में पॉवर्टी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे लोग एफर्ड नहीं कर पाते हैं। एफर्ड नहीं कर पाएंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आप उनको नहीं दोगे, हेप्टाग्लोब नहीं दोगे, तो चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस जब तक बॉडी वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप करे जो कि लाइफ लॉन्ग होगी, तब तक उसे हेपेटाइटिस बी हो चुका होगा। अगर हेपेटाइटिस बी हो चुका होगा तो फिर वैक्सीन देने का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया। तो एक दूसरा ऑप्शन ये खोजा गया है कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए हेप्टाग्लोब वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो बेबी को जो नॉर्मल शेड्यूल था 6, 10, 14 वीक पे, उसको और जल्दी जल्दी फॉलो करा के दे देंगे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कहा था बूस्टर नहीं देते हैं, अब इसको बूस्टर भी दे देंगे। आइए लिख लेते हैं। सेकंड, इफ हेप्टाग्लोब या इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉट अवेलेबल और पेशेंट नॉट अफोर्डेबल। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास केवल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बची हुई है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सिलरेटेड शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। लिख लीजिए, गिव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स। उसके अलावा एक्सिलरेटेड शेड्यूल कर लेते हैं, देख लेते हैं। देन एक्सिलरेटेड शेड्यूल नॉर्मली हम लोगों ने देखा था बर्थ पे देंगे, फिर 6 वीक पे देंगे, फिर 10 वीक पे देंगे, फिर 14 पे देंगे, मतलब 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 में। यहाँ हम रुक नहीं सकते क्योंकि जितनी जल्दी हमें कुछ एंटीबॉडीज मिल जाए बॉडी में उतना अच्छा है। और यहाँ पे एक बूस्टर देने की भी जरूरत होगी, तो लिख लेते हैं एट देन एट 1 month एंड 2 months एंड 2 months। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो शेड्यूल था उसको 1.5 और 2.5 महीने और क्या कहते हैं 3.5 महीने के बजाय 1 महीने पे दे दिया और 2 महीने पे दे दिया। उसके बाद एक साल पे बूस्टर दे दिया। देन अ बूस्टर डोज एट 9 to 12 months। पहले बूस्टर की जरूरत नहीं थी और पहले 1 महीने पे देने की कोई जरूरत नहीं थी। 1.5 महीने पे देते, 2.5 महीने पे देते, 3.5 महीने पे देते। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसको एक बार चार्ट के फॉर्म में बना के देखते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। समरी, अभी कुछ चीजें बची हुई हैं वो बाद में देख लेंगे। समरी की बात किया जाए तो डोज पहले लिख लेते हैं। डोज देंगे हम लोग यूजुअली 0.5 ml, है ना। ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 ml इन एडल्ट्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर लाइव वैक्सीन होती तो हम लोग इसको नहीं दे पाते इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को। इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं 0.5 ml, है ना। यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम यहाँ पे एंटीजन होगा। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं साइट, तो इंट्रामस्कुलर लगेगा। बेटर है कि आप इसको एंट्रोलेटरल थाई पे लगाइए, एडल्ट हो तो डेल्टॉइड पे लगाइए। लिख लेते हैं इंट्रामस्कुलर। अगर चाइल्ड है तो एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एक तरह से हम लोग अब रिवीजन शुरू कर दिए हैं। एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एडल्ट है अगर तो डेल्टॉइड पे लगा दीजिए, शोल्डर पे या डेल्टॉइड। इतनी चीजें हो गई। अब जो नेशनल शेड्यूल कहता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। शेड्यूल पहले दे दीजिए एट बर्थ, फिर 6 वीक,
10 वीक, 14 वीक, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोई बूस्टर नहीं देना है, बर्थ पे दे दिया, फिर 1.5 महीने पे दोगे, 1 महीने पे नहीं दोगे, दैट इज 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, ठीक है। नो बूस्टर इज रिक्वायर्ड। पहले 6 महीने पे बूस्टर देते थे, अब जरूरत नहीं है। नो बूस्टर डोज यूजुअली रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई हेल्थ केयर वर्कर बन गया आगे चल के, तो उसको एंटीबॉडी टाइटर चेक करा लीजिए, 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से कम है तो आप उसको दोबारा रीवैक्सीनेट कर दीजिए। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी मदर है और हेप्टाग्लोब नहीं लगा है, लिख लेते हैं, बट इफ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर एंड हेप्टाग्लोब was not given, then अब क्या हो जाएगा, एट बर्थ। बहुत हेपेटाइटिस बी मदर आती है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1 मंथ से 2 मंथ्स, फिर उसके बाद एक बूस्टर लगा देंगे हम लोग, जो कि पहले नहीं लगाते थे, बूस्टर एट 9 to 12 मंथ्स, है ना। अब चलिए मान लीजिए किसी को ये वैक्सीन लगी ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में जब पहुंचते हैं तो हम लोगों का इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैचअप। हम लोगों का तो खैर पहले हुआ रहता है, जिन लोगों का कभी नहीं हुआ है उनके लिए कैचअप है। तो यहाँ पे कंप्लीट 3 डोजेस, कंप्लीट 3 डोजेस, तीनों डोजेस देनी है। 2 शेड्यूल फॉलो होता है यहाँ पे, एक होता है 0, 1, 2 मंथ्स, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, और 0, 1, 6 मंथ्स। 3 डोज लगवा लेनी चाहिए, ये वाला ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एडल्ट होगा तो हमें कंप्लीट 1 ml देना है, ठीक है। ये ऐसी वैक्सीन है, आगे चल के पढ़ाएंगे, जिसको फ्रीज नहीं किया जा सकता। जिन वैक्सीन के नाम में टी है, चाहे डीपीटी हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, उन चाहे टाइफॉइड हो, इन किसी वैक्सीन को फ्रीज नहीं किया जाता है। ये सब हम लोग एक दिन अलग से पढ़ेंगे कि किसको फ्रीज किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको शुरू में एक बताया था पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। जैसे मान लीजिए गलती से किसी को निडल प्रिक हो जाए, कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स या किसी से कोई बहुत क्लोज रहता हो, तो मान लीजिए उसके कंपेनियन को या उसके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाता है, आपके पास ऑप्शन क्या बचा है। अब जब हो सकता है आपके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी टाइटर ना हो, तो अगर एक्सपोजर हो गया है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको अपना एंटीबॉडी टाइटर कराने के लिए भेजो और फिर जब रिपोर्ट आ जाए तब आप शुरू करो, नहीं, तुरंत आपको हेप्टाग्लोब लगवाना है, ठीक है। बच्चा था तो उसको 100 इंटरनेशनल यूनिट लगवा दिया था आपने, एडल्ट हो तो उसके वेट के अकॉर्डिंग लगवाओगे। देख लेते हैं आगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इन एडल्ट्स, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एडल्ट्स। हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अनप्रोटेक्टेड, एग्जाम्पल अनप्रोटेक्टेड, पहले निडल प्रिक लिखते हैं, निडल प्रिक, परक्यूटेनियस या म्यूकोसल एक्सपोजर, परक्यूटेनियस या म्यूकोसल एक्सपोजर, एग्जाम्पल अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इन सब कंडीशंस में आपको अब ये देखना है कि हम लोग तुरंत एंटीबॉडी ले लें, ताकि अगर वायरस अंदर गया हो तो एंटीबॉडीज उसको न्यूट्रलाइज कर लें। उसके साथ एक बार वैक्सीन का फिर से वो वाला कोर्स फॉलो करें जो हम लोग कैचअप में देते थे, 0, 1 और 6 पे। यहाँ पे देख लेते हैं गाइडलाइन क्या कहती है। गाइडलाइन गाइडलाइन ये कहती है कि सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे उस इंसान को 48 आवर्स के अंदर प्रिफरेबली हेप्टाग्लोब लगवाना है। लिख लेते हैं,
पैसिव इम्यूनाइजेशन दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन या हेप्टाग्लोब विदिन 48 आवर्स और मैक्स विदिन 7 डेज, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेप्टाग्लोब लगवा लेनी है। हेप्टाग्लोब आप कितना लगवाओगे, क्योंकि बड़ा इंसान है, यहाँ पे 100 इंटरनेशनल यूनिट से काम नहीं चलेगा। और मैंने कहा था 0.5 ml होता है, उसमें 100 इंटरनेशनल यूनिट होता है। यहाँ पे आप उनको वेट के अकॉर्डिंग लगाओगे। लिख लेते हैं हम लोग, डोज 0.06 ml पर kg, ये इसकी डोज है। ठीक है, या अगर यूनिट्स में देखा जाए तो इसको दिया जाता है 32 to 48 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, कितना भी वेट हो, मैक्सिमम 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अगर कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जिसको पोस्ट एक्सपोजर हमें वैक्सीनेशन करना है, तो पहली चीज, जैसे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन में हम लोगों ने पैसिव इम्यूनिटी दी थी, वैसे यहाँ पे भी इम्यूनोग्लोबुलिन या हेप्टाग्लोब लगा के उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे अलोंग विद वैक्सीनेशन। लिख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जाहिर सी बात है इसको उस जहाँ पे हेप्टाग्लोब लगाया है उससे दूर लगाओगे, एट 0, 1 and 6 months। मतलब एक तुरंत लगा दोगे, एक महीने बाद लगाओगे, फिर 6 महीने के बाद लगाओगे। एक बार हम लोग जितना पढ़े हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सबसे पहली बात हुई कैसे बनती है, यीस्ट सेल से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाया जाता है। और यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम एंटीजन हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए कॉम्पोनेंट एंटीजन, कॉम्पोनेंट एंटर करते हैं बॉडी में किसी वायरस का, तो एक तरह से ये नॉन लाइव वैक्सीन है। एडजुवेंट जो होता है वो वैक्सीन की पोटेंसी को या इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पे भी एडजुवेंट एल्युमिनियम फॉस्फेट है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था हेपेटाइटिस बी क्या क्या कर सकता है। एक्यूट डिसीज या एक्यूट हेपेटाइटिस एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस लीडिंग टू सिरोसिस कर सकता है, या आगे चल के हेपेटोसेलुलर कैंसर कर सकता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो भी हेपेटोसेलुलर कैंसर कर सकता है। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है या सी हुआ है तो उसको कैंसर हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन। अमाउंट हम लोगों ने देख लिया है, नॉर्मली 0.5 ml या 10 माइक्रोग्राम एंटीजेनिक कंपोनेंट हम लोग इंजेक्ट करते हैं। अगर ये वैक्सीनेशन हम लोग एडल्ट को दे रहे हैं, मतलब 20+ इंसान को दे रहे हैं, तो डबल डोज में देंगे। या अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको भी हम लोग डबल डोज में देंगे, जैसे कोई डायलिसिस पे है, ब्लड कैंसर है किसी को, या किसी को HIV सिम्टोमेटिक है जैसे कि एड्स। अब शेड्यूल की बात किया जाए तो शेड्यूल में बर्थ पे देना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें कभी कभी पता नहीं होता मदर का स्टेटस, तो इस वजह से बर्थ पे अगर अवेलेबल है वैक्सीन और मदर का इम्यून स्टेटस नहीं पता है तो बेटर है कि दे दीजिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की जाती है कि बर्थ पे BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी देनी ही है। चलिए उसके बाद हमने 6, 10, 14 पे दे दिया, मतलब 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे। याद करिए इसी के साथ DPT देते थे, इसलिए यहाँ पे भी पेंटावैक आप दे सकते हो। बूस्टर डोजेस की ऐसा जरूरत नहीं होती है। और अगर किसी को चेक करना है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग लग सकती है कभी भी, तो अगर 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा उसके पास एंटीबॉडी है तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एंटीबॉडी टाइटर नहीं चेक करा सकते, हेल्थ केयर वर्कर हो, तो बेटर है कि एवरी 5 ईयर पे एक बूस्टर डोज लेते रहिए। इस वैक्सीन की बात किया जाए तो हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो हम लोग एक्टिव वे में भी इम्यूनाइज कर सकते हैं, पैसिव वे में भी इम्यूनाइज कर सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए कन्वेंशनल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसकी अभी तक बात कर रहे थे, वो देंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कि मदर टू बेबी है, यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए देंगे। अगर किसी को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में दे रहे हैं तो भी हम इसके साथ
हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो रहा है तो भी हम दोनों फॉर्म ऑफ इम्यूनाइजेशन देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम केवल उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन दें। कभी कभी देखा गया है किसी को हेपेटाइटिस बी हो चुका है और इसको सिरोसिस भी हो रही है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वहां पे अवॉइड भी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करनी है। एक्टिव इम्यूनिटी नॉर्मल वैक्सीन देके प्रोवाइड करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन देके प्रोवाइड करेंगे, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है वायरस फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों को आइडियली 12 आवर्स के पहले दे देना चाहिए, अलग अलग साइट पे, नहीं तो ये आपस में ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कहाँ देते हैं? एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे। तो ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जैसे बॉडी में होता है, तो यहाँ पे एक हमने वैक्सीन लगाया है, उसमें एंटीजन डाला था 10 माइक्रोग्राम, इम्यूनोग्लोबुलिन लिया है जो हेप्टाग्लोब है जो एंटीबॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे गाइडलाइन कहती है हेप्टाग्लोब अगर अटेंडेंट्स एफर्ट कर रहे हैं तो आप उसको, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो तुरंत 100 इंटरनेशनल यूनिट जो कि 0.5 ml के बराबर है इतना दे दीजिए। इसके साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे दीजिए। ये दोनों जरूरी है। अगर मदर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होती और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मान लीजिए नहीं अवेलेबल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ जरूरी है। कितनी देर में? विद इन 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी आइडियल टाइम है ये। हेप्टाग्लोब अवेलेबल नहीं है और आपको केवल हेपेटाइटिस बी से काम चलाना है, तो आपको इसको एक्सिलरेटेड शेड्यूल के फॉर्म में देना है। बर्थ पे तो आप दोगे ही, मतलब विद इन 12 आवर्स। उसके अलावा जो 1.5 और 2.5 महीने पे दे रहे थे उसको 1 और 2 मंथ पे दे दो, और फिर बाद में एक 9 to 12 मंथ पे बूस्टर लगवा लो। यहाँ पे भी टोटल डोज उतनी ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको रीशेड्यूल या रिवाइज कर लिया है। समरी की बात किया जाए तो डोज हम लोगों ने देख लिया 10 माइक्रोग्राम या 0.5 ml। कब डबल करना है ये भी देख लिया था। साइट एडल्ट होती तो हम लोग शोल्डर पे लगाते हैं, चाइल्ड होता है एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाते हैं। शेड्यूल की बात किया जाए तो एट बर्थ 6, 10, 14 नॉर्मल विदाउट एनी बूस्टर, लेकिन अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बर्थ 1 to और 9 to 2 मंथ पे एक बूस्टर। अगर कभी बाद में कोई पेशेंट आता है, कोई केस आता है जो कभी नहीं लिया है, तो 012 या 016 ये वाला ज्यादा फॉलो होता है। और किसी को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस है, मान लीजिए जो एट रिस्क है, जिसको हेपेटाइटिस भी हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सपोजर से, यहाँ पे गाइडलाइंस कहती हैं जैसे वर्टिकल में एक्टिव और पैसिव दिए थे वैसे यहाँ पे भी दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है आपके पास 48 आवर्स तक, और अगर नहीं मिल पाया है तो 7 डेज तक परचेज करके दे दीजिए। कितना देंगे? करीब 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑन एन एवरेज देते हैं, या जो फॉर्मुलेशन आता है उसका 0.06 ml पर केजी, मैक्सिमम 2000 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हो। एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए मदर से चाइल्ड में मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, और फिर चाइल्ड में अगर आप तुरंत एंटीबॉडी टेस्ट करोगे तो तुरंत पॉजिटिव आएगा नहीं। चाइल्ड का टेस्ट कब करते हैं? चलिए इसको आपने हेप्टाग्लोब भी दे दिया और प्लस आपने इसको हेपेटाइटिस बी नॉर्मल वैक्सीन भी दे दी। इसको टेस्ट करना है, क्योंकि जो हम लोगों ने वैक्सीन दिया है देखना है कि ये बच पाया कि नहीं बच पाया। ठीक है, तो इसको 9 to 18 मंथ्स पे इसके एंटीबॉडी टाइटर कराओगे आप, एंटीबॉडी टाइटर्स टू सी वेदर चाइल्ड is infected or child is safe. So that's all about hepatitis B vaccine. आप लोग चैट से